मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी अयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, और इसकी हमने कोर्ट द्वारा जो प्रस्तावना दी जाती है, माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रस्तावना आदेश लिखते समय उसका जिक्र किया था। और हमने कल यह भी वादा किया था कि एग्रीव्ड पर्सन यानी कि पीड़ित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति और लोकस स्टैंडिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। लोकस स्टैंडिया मतलब अधिकार क्षेत्र। तो यहाँ अधिकार क्षेत्र पीड़ित व्यक्ति का भी हो सकता है या प्रतिवादी का भी हो सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा न हो तो आज हम एग्रीव्ड पर्सन पे चर्चा करेंगे। उस एग्रीव्ड पर्सन की चर्चा के पहले जो वादी यानी अयूब खान नूर खान पठान के वकील, उनके पक्षकार श्री ए.वी. सामंत ने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा कि प्रतिवादी संख्या 5 किसी आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं है। वास्तव में वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है और इसलिए उसे यह अधिकार नहीं है कि वह वादी के प्रमाण पत्र को चुनौती दे। यहाँ पे जो पक्षकार है, वकील साहब हैं ए.वी. सामंत जी, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 5 जो कि सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति है, उसके अधिकार क्षेत्र यानी लोकस स्टैंडिया की बात वो कर रहे हैं और वो अपने पक्ष में यह बात रख रहे हैं। पहला चीज कि वह अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है, इसलिए उससे यह शिकायत करने का अधिकार नहीं है। आगे वो कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय मुंबई, जिसकी पीठ औरंगाबाद है, जहां यह केस डिसाइड हुआ था, उसने इसको निर्णित नहीं किया, जबकि वादी द्वारा ये कहा भी गया था। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा यह एक गलती की गई है कि उसने स्क्रूटनी कमेटी को प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा की गई शिकायत पर सुनवाई करने का निर्देश जारी किया है। आगे उन्होंने कहा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद भी, इस न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय, स्क्रूटनी कमेटी प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाई क्योंकि उसने वादी द्वारा क्रॉस एग्जामिन किए जाने से इनकार कर दिया। वादी ने एप्लीकेशन दिया था 28 फरवरी 2012 को कि जो गवाह है यानी कि प्रतिवादी संख्या 5, उसकी क्रॉस एग्जामिन करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने उसको डिनाई कर दिया। फिर उन्होंने एक और आरोप लगाया कि क्या स्क्रूटनी कमेटी ने वादी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र, जो कि 28 फरवरी 2012 को दिया था, उसको क्या डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी उसका निस्तारण कर दिया। कुछ तो होना चाहिए। देखिए, कोर्ट में यह सब चीजें मायने रखती हैं। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके लिए मायने शायद न हो, लेकिन कोर्ट में मायने रखता है। ये आगे आएगा, आप देखते रहिए।
और स्क्रूटनी कमेटी ने गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए स्क्रूटनी कमेटी ने गवाहों को सम्मन नहीं भेजा। निसंदेह यह न्यायोचित नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी द्वारा दिए गए शपथ पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता अथवा कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि वादी को क्रॉस एग्जामिन करने हेतु अनुमति दी गई या नहीं दी गई। आगे यह भी नहीं स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 28 फरवरी 2012 को वादी द्वारा गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करने के आवेदन पत्र का निस्तारण किया गया या नहीं। वास्तव में स्क्रूटनी कमेटी द्वारा जो तरीका अपनाया गया वह वैधानिक आवश्यकता के खिलाफ है। जैसा कि महाराष्ट्र एक्ट 2001, ये जो महाराष्ट्र एक्ट है 2001, ये है महाराष्ट्र शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डी नोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जाति, नोमैडिक ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कैटेगरी, रेगुलेशन ऑफ इशुएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एक्ट 2000, इसी को महाराष्ट्र एक्ट 21 ऑफ 2001 हेयरिन आफ्टर रेफर्ड टू एज एक्ट 2001, इसका उन्होंने उल्लंघन किया और जो रूल 2003 है जो कि एक्ट 2001 से बना हुआ है, इसका उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी ने उल्लंघन किया है। अतः जितनी भी कार्रवाई स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा की गई है, जो भी प्रोसीडिंग की गई है, उसे रद्द किया जाए, वो निरस्त करने योग्य है। वादी ने अपने साक्ष्य जो रखे हैं वह बहुत पुराने तथा निर्विवाद हैं। इसके पूर्व सतर्कता सेल, विजिलेंस सेल द्वारा 29 दिसंबर 1998 के रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि वादी के परिवार के ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कहते हैं ना रूढ़ी और परंपरा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्वभाव है, हर रूढ़ियों का एक स्वभाव होता है, एक तरीका होता है, एक परंपरा होती है। भील तड़वी अनुसूचित जनजाति से मिलते हैं, यह किसने कहा? ये विजिलेंस सेल ने 29 दिसंबर 1998 के अपने रिपोर्ट में लिखा। यानी उसने कहा कि वादी यानी अयूब खान, नूर खान पठान के परिवार के लोगों का भील तड़वी जो अनुसूचित जनजाति में है उसके ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। प्रतिवादी संख्या 5 की द्वारा जो एक्शन किया गया है, जो क्रिया की गई है, जो कार्रवाई की गई है, वह जानबूझकर दूषित विचार के साथ वादी को परेशान करने के लिए किया गया है और उच्च न्यायालय की बहुत बड़ी गलती है कि उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 पर लोकस स्टैंडी यानी उसके अधिकार क्षेत्र के प्रकरण को निर्णित नहीं किया गया, जबकि यह बात वादी द्वारा उठाया गया था। इसलिए मौजूदा अपील को स्वीकार की जाए। जो अपील उच्चतम न्यायालय में डाली गई है उसे अलाउ किया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि वादी पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लिया और उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाया कि हाई कोर्ट ने कहाँ गलती की है, और हाई कोर्ट ने क्या गलती की है और स्क्रूटनी कमेटी ने क्या गलती की है, और उस आधार पे इस
पेटिशन को, रिट याचिका को अलाउ किया जाए, यानी इसकी सुनवाई की जाए। प्रतिवादी स्क्रूटनी कमेटी के पक्ष में उनके पक्षकार श्री शंकर चिल्लार्ज ने विवादित निर्णय, इम्प्यून डिसीजन, उसकी कार्यवाही के समर्थन में अपना पक्ष रखा। भाई प्रतिवादी के पक्ष से हैं तो ये सारी चीजों को रखेंगे। मिस्टर उदय कुमार सागर और मिस वीना माधवन प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से प्रस्तुत हुए और उन्होंने भी विवादित निर्णय के समर्थन में पक्ष रखते हुए कहा कि बेशक प्रतिवादी संख्या 5 अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, फिर भी वह वादी के खिलाफ शिकायत कर सकता है, क्योंकि वादी ने 1989 में धोखाधड़ी के आधार पर नौकरी पाई है और एक पब्लिक बॉडी होने के कारण, वो अपने वकील के लिए कह रहे हैं पक्षकार प्रतिवादी संख्या 5 के प्रति, कि वह एक पब्लिक बॉडी है, यानी लोक निकाय है, और उसके नाते वास्तविक व्यक्ति जो कि अपने अधिकार से वंचित हो रहा है, ऐसे पोस्ट पर वादी के नियुक्त होने से, ऐसे पोस्ट पर वादी के नियुक्ति के कारण वास्तविक व्यक्ति, यानी कोई दूसरा अनुसूचित जनजाति का वास्तविक व्यक्ति, वो पीड़ित हो रहा है। इसके लिए उन्होंने यह पक्ष या शिकायत की है। प्रतिवादी संख्या 5 ने संबंधित व्यक्ति के शपथ पत्र को स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपने आरोप को सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया है। यही केस आपके मऊ में हो रहा है। एक सामान्य कैटेगरी का बंदा अभी तक तो अपने कलम से शिकायत करता था, अब वो एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का साथ लेकर उससे शिकायत करवा रहा है। बात समझिए आप? अब वो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने उस व्यक्ति से एक शपथ पत्र लिया कि हाँ, हमारी ओर से ये शिकायत करता है। अतः मौजूदा अपील तथ्यहीन है, यानी जो वादी के द्वारा रिट पेटिशन दायर की गई है वह तथ्यहीन है और खारिज करने योग्य है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिखते समय, मैंने पहले ही बताया इसकी शुरुआत में, पर्सन एग्रीव्ड, ये वीडियो मित्रों कुछ लंबा बनेगा क्योंकि अभी तक 13 मिनट का समय, 11 मिनट का समय निकल चुका है और मैटर ज़्यादा है, और मैं चाह रहा हूँ कि पर्सन एग्रीव्ड को आज आपके समक्ष पेश किया जाए। यह सर्वमान्य कानूनी अवधारणा है कि एक अनजान को किसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि वह प्राधिकारी या न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर लेता कि वह एक एग्रीव्ड पर्सन की श्रेणी में आता है, एक व्यथित या असंतुष्ट या पीड़ित व्यक्ति के श्रेणी में आता है। इसको हम फाइनल में बताएंगे कि इसका क्या मीनिंग है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में इस चीज को जाहिर किया है, उसके आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे। केवल वही व्यक्ति जो कानूनी चोट, लीगल इंजुरी से पीड़ित हो या पीड़ित हो चुका हो, वही अधिनियम, कार्यवाही, आदेश आदि को कोर्ट ऑफ लॉ यानी अदालत में चुनौती दे सकता है। यानी वो व्यक्ति चुनौती दे सकता है जो लीगली इंजर्ड हुआ हो, जो कानूनी चोट लगी हो। अनुच्छेद 226 के तहत रीट याचिका वैधानिक अथवा कानूनी अधिकार को लागू करने हेतु डाली जा सकती है।
अथवा आवेदक द्वारा वैधानिक कर्तव्यों का पालन न किए जाने की शिकायत की जा सकती है। न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है जो एक लोक निकाय को, पब्लिक बॉडी को वैधानिक कर्तव्यों के अनुपालन के लिए दबाव दे सकती है, बशर्ते कि शिकायतकर्ता न्यायालय को संतुष्ट कर सके कि उसे कानूनी अधिकार ऐसा करने के लिए प्राप्त है। यानी जो शिकायत कर रहा है उसे वो अधिकार प्राप्त है, यह उसे सिद्ध करना होगा। ऐसे अधिकार का अस्तित्व न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। जब तक वह व्यक्ति के पास शिकायत करने का अधिकार नहीं होगा, तब तक न्यायालय के पास भी उसके रिट याचिका स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। यह ऐसे असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में निहित है कि जिसके लिए प्रार्थना की गई है वह कानूनी अधिकार लागू करने वाला होना चाहिए। वास्तव में ऐसे अधिकार का अस्तित्व न्यायालय द्वारा उक्त क्षेत्राधिकार के प्रयोग की नींव है। स्पष्ट संपन्न समझो, साधारण शब्दों में आप ये समझें कि जब तक शिकायतकर्ता को अधिकार नहीं है कि शिकायत कर सके, तब तक न्यायालय भी अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। ये उसकी पूर्ववर्ती शर्त है। वह आमतौर पर स्वयं अपीलकर्ता का अधिकार होना चाहिए जो इस तरह के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है और उसी के संबंध में राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। यह है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस मदन गोपाल रंगोटा, AIR 1952 SC 12, और इस तरह के कम से कम 6-7 केसेस इसमें हैं। अगला बिंदु है कानूनी अधिकार, लीगल राइट। एक कानूनी अधिकार कानूनी नियमों से उत्पन्न होने वाला साधन और अधिकार है। इस प्रकार इसे कानून के शासन द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए लाभ या लाभ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिव्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति कहा गया ना, पीड़ित व्यक्ति, पर्सन एग्रीड, ये जो अभिव्यक्ति की जा रही है इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक चोट से पीड़ित है। अरे ऐसा हो जाएगा तो मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ये कल्पना है, ये कल्पना है। या आप सोच रहे हो कि अरे उसने ऐसा किया, ऐसा करेंगे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, ये मनोवैज्ञानिक। तो इन दोनों के आधार पर, आपके सोचने के आधार पर आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता। इसीलिए लिखा गया है कि वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक चोट से पीड़ित है। यह तभी है जब आप वास्तव में पीड़ित हो चुके होते हो या पीड़ित हो, घटना घट जाने दीजिए, इसका तात्पर्य यही आता है। इसलिए व्यथित व्यक्ति, पर्सन एग्रीव, आवश्यक रूप से वही होना चाहिए जिसके अधिकार या हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या ऐसा खतरा हुआ है। ये बात लिखी गई है शांति कुमार R चंगी वर्सेस होम इंश्योरेंस कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क, AIR 1974 SC 1719, स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, AIR 1977 SC 1361। ऐसे 3-4 केस और भी है, हमने केवल 2 ही बताया आपको। उसमें ये बात लिखी गई, यानी लीगल राइट क्या है, लीगल राइट क्या है, ये उसकी वहां पे लिखी गई। इसी तरह का एक और नजरिया इस न्यायालय का मिला है। यदि राहत का दावा करने वाला व्यक्ति वो कह रहा है कि मुझे रिलीफ दिया जाए, आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं है। अब यहाँ आवश्यकता क्या है? पीड़ित होना,
और अगर वो पीड़ित नहीं है तो आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं है तो उसे अन्य व्यक्तियों के चुनाव या चयन के संबंध में पीड़ित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। अब जैसे मऊ में एक शख्स स्क्रूटनी कमेटी को कंप्लेन कर रहा है कि ये अनुसूचित जनजाति में नहीं आते। अब वो नहीं आते तो इससे तुम्हें पीड़ा कैसे हुई, इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर कैसे पड़ रहा है, ये उसको बताना होगा। अब किसी की नौकरी लगी है, किसी का चुनाव हुआ है, सिलेक्शन है, इलेक्शन है, अब कह दो कि वो अनुसूचित जनजाति में नहीं आता, वो दूसरे का हक खा रहा है, ये आपका लुकआउट नहीं है। आपका हक खाया क्या उसने? अब अनुसूचित जनजाति वाला तो ओबीसी का हक नहीं खाएगा, शेड्यूल कास्ट का हक नहीं खाएगा और समाले का भी हक नहीं खाएगा। यही इसका मतलब है। और यह केस जो है AIR 2008 SC 1289 आनंद शरद चंद्र ओका वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, वहां भी 2-3 केस का है। अगला बिंदु है पीड़ित व्यक्ति यानी पर्सन एग्रीड। यह अभिव्यक्ति, एक परिभाषा दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और वह है सुभाष बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2011 SC 30-31 इस तरह 5-6 केसेस है उसमें। पीड़ित व्यक्ति, यह अभिव्यक्ति एक कठोर, सटीक और व्यापक परिभाषा की सीमा के भीतर सीमित होने का संकेत देती है। इसका दायरा और अर्थ विविध परिवर्तनशील कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उस कानून की सामग्री और इरादे जिसके उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, विशिष्ट परिस्थितियां, मामले की प्रकृति, शिकायतकर्ता के हित की प्रकृति और सीमा और शिकायतकर्ता को हुए पूर्वाग्रह या चोट की प्रकृति और सीमा इस पर निर्भर करती है। अगला बिंदु है इसी तरह की बात जो है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अगला मित्र, नेक्स्ट फ्रेंड का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से अनजान, अजनबी नहीं है। ऐसी याचिका किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की जा सकती जो कथित अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्ति से पूरी तरह अजनबी है। हेबियस कॉर्पस भी पूरी तरह से अजनबी व्यक्ति अपील नहीं कर सकता। उसका कोई मित्र हो जिसको वो पहचानता हो या फ्रेंड का फ्रेंड हो जिससे वह मिला हो, जानता हो, पहचानता हो, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसा ही कोई केस था। वो केस है चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951 SC 41, सुनील बत्रा टू वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1980 SC 1579। इस तरह के और 5-6 केसेस हैं जिसमें यह बात लिखी गई है। नेक्स्ट फ्रेंड का मीनिंग क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आई है, वो आप समझिए। इस न्यायालय ने बेईमान व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने के प्रति स्पष्ट कह रहा है, बेईमान व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने के प्रति लगातार अदालतों को आगाह किया गया है, क्योंकि ऐसे हस्तक्षेप करता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने में संकोच नहीं करते हैं। न्याय तक प्रभावी पहुंच का अधिकार जो नई सामाजिक अधिकार व्यवस्था के साथ उभरा है, इसका उपयोग बुनियादी मानव अधिकारों की सेवा के लिए किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य कानूनी अधिकारों की गारंटी देना है और इसलिए न्यायिक प्रणाली के ढांचे के भीतर एक व्यवहारिक उपाय प्रदान किया जाना चाहिए। जब भी किसी सार्वजनिक हित का आह्वान किया जाता है तो
अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच करनी चाहिए कि इसमें वास्तव में वास्तविक सार्वजनिक हित शामिल है। ये पीआईएल के ऊपर उन्होंने अपना एक मत व्यक्त किया है। अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि अदालत की प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग न हो और आम तौर पर हस्तक्षेप करने वाले अनलॉकर दर्शकों को वीजा नहीं दिया जाता है। मतलब दर्शकों को आप अनुमति मत दीजिए कि वो कोई भी केस दायर कर दे। अजनबियों को यह अनुमति मत दीजिए। कई सामाजिक प्रदूषक, बड़ा हार्ड शब्द लिखा है, कई सामाजिक प्रदूषक समाधान न होने वाली शिकायतों की नई समस्याएं पैदा करते हैं। कुछ ऐसी भी शिकायतें करते हैं जिसका समाधान ही नहीं है। अबे तो वही बात हो गई ना, मुर्गी पहले कि मुर्गी का अंडा पहले, ऐसा है क्या कोई समाधान? और अदालतों को उन मामलों को लेने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए जहां इसका व्यक्तिपरक उद्देश्य इसकी आवश्यकता को उचित ठहराता है। जो पीआईएल है उसकी जांच कर लें कि वास्तव में व्यक्तिपरक आवश्यकता की पूर्ति या उद्देश्य की आवश्यकता को उचित ठहराता हो तो ऐसे पीआईएल को लिया जाए, अन्यथा ऐसे सामाजिक प्रदूषकों वाले पीआईएल को लेने की जरूरत नहीं है। यह केस है पीएसआर सद्दानाथन वर्सेस अरुणाचलम एंड अदर्स AIR 1980 SC 856, दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 SCC 114, अमर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2011 7 SCC 69। इस तरह के कई केस हैं। अगला बिंदु है जनहित याचिका दायर करने के संबंध में भी इस न्यायालय ने लगातार माना है कि जहां तक सेवा मामलों का संबंध है ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं है। यानी सर्विसेज से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसे आप पीआईएल में नहीं लेके जा सकते। डॉक्टर दुर्योधन साहू वर्सेस JK मिश्रा एंड अदर्स AIR 1999 SC 114, दत्तराज नथुगी तावरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2005 SC 540 और भी बहुत से। दो बिंदु और हैं, आप प्रस्तुत करते हैं आपके समझ। गुलाम कादिर वर्सेस स्पेशल ट्राइब्यूनल्स अदर्स 2002 SCC 33 में न्यायालय ने इसी तरह के मामले में कहा कि यह कानूनी प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारों को केवल एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है, सिवाय उस मामले में जहां रिट के लिए प्रार्थना बंदी प्रत्यक्षीकरण यथा वारंट के लिए की गई है। सामान्य रूप से एक और अपवाद नियम सार्वजनिक हित में रिट याचिका दायर करना है। याचिकाकर्ता के कानूनी अधिकार का अस्तित्व जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया गया है, उपरोक्त लेख के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करने का आधार है। व्याख्या का रूढ़िवादी नियम हमारे देश में संवैधानिक कानून के विकास के साथ किसी व्यक्ति के न्यायालय तक पहुंचने के अधिकार क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है और संवैधानिक न्यायालय मामलों से निपटने या केवल अतिशयोक्ति के आधार पर किसी वादी के दावे को खारिज करने में उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं।
दूसरे शब्दों में, यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति न केवल एक अजनबी है और उसके पास किसी भी पद या संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, तो उसे अधिकार क्षेत्र न होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। अब इसकी समरी है, कोर्ट ने ही अपने आदेश में लिखा है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उक्त बिंदुओं को इस आशय से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति को शिकायत है उसे यह दिखाना होगा कि उसे कानूनी चोट, लीगल इंजरी कैसे हुई। आमतौर पर किसी पद या संपत्ति पर अधिकार रखने वाले किसी अजनबी को दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहाँ क्या मतलब है किसी पद या संपत्ति पर अधिकार? जैसे कोई एनजीओ है या कोई अपना संस्था चला रहा है, अब जहां वह स्वयं व्यक्ति उससे पीड़ित नहीं है, अब वो उसका महासचिव है या अध्यक्ष है, और वो आ जाता है कि नहीं साहब मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूं और हम ये मुकदमा लड़ रहे हैं, तो वह ये कह रहा है कि किसी पद या संपत्ति पर अधिकार रखने वाले किसी अजनबी को दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मित्रों, अब यहां अजनबी का क्या माने निकाला जाए? यहां अजनबी का मतलब केवल यही है कि वह व्यक्ति जो शिकायत कर रहा है उसे कोई लीगल इंजरी हुई है या नहीं हुई। दूसरा चीज कि शिकायतकर्ता व्यक्ति क्या उसी वर्ग का है? अब अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति पे आरोप लगाता है कि उसका प्रमाण पत्र फर्जी है, उसके ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते हैं या वो अमुक जाति का नहीं है, तो ये तो हुआ कि वो अजनबी नहीं है, वो अजनबी नहीं है। लेकिन एक सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति अगर यही आरोप लगाता है तो उसे अजनबी माना जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा या उसके ऊपर उसके अधिकार जो दिए गए हैं आर्टिकल 342 के तहत या आरक्षण हो गया आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत, तो उसमें वो अपने रिजर्व कैटेगरी में है, तो सामान्य कहाँ से इंजरी हुआ? सामान्य वाला व्यक्ति कैसे इंजरी हुआ? उसको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, तो उसे सिद्ध करना होगा उसे लीगल इंजरी हुई। उदाहरण के लिए, यदि आपने उस पर SC/ST का मुकदमा लगा दिया एक सामान्य आदमी पर, तो कहेगा साहब इस नियम से तो मुझे लीगल इंजरी हुई है क्योंकि मुझे जेल जाना पड़ रहा है, और ये बंदा जो है अनुसूचित जनजाति का नहीं है, इसने फोर्जरी करके या गलत तथ्यों के आधार पर इसे प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तब तो व्यक्ति अजनबी भी नहीं हुआ और वो लीगल इंजर्ड पर्सन भी हो गया। मित्रों, अगले में हम अधिकार क्षेत्र लोकस स्टैंड के बारे में बात करेंगे, स्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे, लोकस स्टैंडिंग, और फिर एक दिन में इसको समराइज करेंगे। आप हमारे साथ लगभग 35 मिनट तक बने रहे, आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलते हैं। जय भारत, जय संविधान।